दोस्तों नमस्कार। सरकारें और सत्ता तो मुद्दों पर ही गिरती है और मुद्दे अगर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हों तो सरकारें बच नहीं पाती है। और इस भ्रष्टाचार में अगर जनता का पैसा सत्ता लूट रही हो, लुटा रही हो, तो फिर मुश्किल तो होती है। ध्यान दीजिए, बीते 70 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी ने खामोशी बरती है सिर्फ एक नाम को लेकर, और उस नाम का जाप पार्लियामेंट के भीतर 29 दिनों तक लगातार हुआ है। 25 जनवरी के बाद से इस देश में क्या संसद और क्या सड़क और क्या चुनावी माहौल, हर जगह एक ही नाम का जिक्र इसलिए होता गया क्योंकि उस नाम के साथ सत्ता का भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। सरकार ने जांच पर भी कुछ नहीं कहा और जो हो गया उस पर भी खामोशी बरत ली। उस नाम को जुबां पर लाने से प्रधानमंत्री तक अगर कतराने लगे तो समूची बीजेपी ने उलट रणनीति बना ली। उसने तय किया कि भ्रष्टाचार के दायरे में वह खुद खड़ा हो, उससे पहले विपक्ष को ही भ्रष्टाचार के दायरे में खड़ा कर दीजिए। और बकायदा जो चुनावी कार्यक्रम बना है उसमें कांग्रेस के दौर के भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाकर एक भ्रष्ट सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आनी चाहिए, इसको लेकर हर दिन एक एपिसोड जारी किया जाता है। इस दौर में 16 कैबिनेट मिनिस्टर्स तैयार बैठे हैं कि कर्नाटक की जमीन पर जाकर उन्हें बताना है कि कांग्रेस की सत्ता कितनी करप्ट थी। इस दौर में कहीं भी बीजेपी के किसी मुद्दे को लेकर या गवर्नेंस के आश्रय या नीतियों के आश्रय या क्रोनी कैपिटलिज्म के आश्रय या कॉरपोरेट के आश्रय या इस देश के भीतर डूबती और देश को डुबाती अर्थव्यवस्था के मायनों पर कोई चर्चा ना हो, इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग है। लेकिन क्या संसद जब खत्म हो गई तो क्या अब सड़क पर जब ये मुद्दे उछलेंगे, और खास तौर से कर्नाटक में जिसकी अपनी पहचान भ्रष्टाचार से राजनीतिक मुद्दों के आश्रय जोड़ी जा चुकी है। 40% कमीशन को लेकर कर्नाटक की समूची सरकार कटघरे में है और बीजेपी की सत्ता को लेकर मौजूदा वक्त में बोहमई ही नहीं, हमें तो लगता है, याद कीजिए एक वक्त येदियुरप्पा की डायरी क्या मायने रखती थी। उस डायरी में कैसे जिक्र था कि बीजेपी के दिल्ली में कितना पैसा दिया गया, बकायदा बीजेपी के नेताओं के नाम थे उस डायरी में, उसके साथ रकम का जिक्र था। उसके अलावे जजेस को पैसा देने का जिक्र था, एडवोकेट्स को पैसा देने का जिक्र था। बीजेपी के एक बड़े नेता के बेटे की शादी में कितना पैसा दिया येदियुरप्पा ने, इसका भी जिक्र था। और कोई छू नहीं पाया येदियुरप्पा को। और मौजूदा वक्त में कर्नाटक का समूचा भार बीजेपी को जिताने से अगर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर टिका है तो दूसरी तरफ वही येदियुरप्पा है जिनकी सत्ता और मुख्यमंत्री पद इसलिए गया क्योंकि उन पे करप्शन का चार्ज था, और दोबारा इसलिए हटे क्योंकि कहीं कोई दाग दोबारा से बीजेपी पर ना लग जाए। ये अलग मसला है, चुनावी जीत बीजेपी के लिए वही बनाते रहे। तो कर्नाटक की दिशा में बढ़ते हुए कदम, और अब राहुल गांधी भी 10 तारीख से जब कर्नाटक का मोर्चा संभालेंगे तो सिर्फ जिक्र उस एक शख्स का नहीं होगा जिस शख्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने खामोशी बरती है, चुप्पी साध ली है, उस नाम को जुबां पर आने से कतराने लगे हैं, जबकि उस नाम के आश्रय 2013-14 में उन्होंने समूचे देश को नापा है उसके चार्टेड में सवार होकर। लेकिन 10 तारीख के बाद से कांग्रेस जिस हल्ला बोल स्थिति में आएगी उसके सामने भी वही करप्शन के मुद्दे हैं जिसके कटघरे में बीजेपी खड़ी है, मोदी सत्ता खड़ी है। अडानी कांड 20,000 करोड़ के आश्रय शुरू होता है तो क्या यह माना जाए कि पार्लियामेंट के भीतर लगातार जो शोर इस दौर में मचता गया और अब पार्लियामेंट जब खत्म हो गई, अनिश्चित काल के लिए लोकतंत्र का मंदिर अनिश्चित काल के लिए समाप्त किया जा चुका है, तो क्या यह माना जाए कि अब इस देश में दोबारा से पुरानी परिस्थिति लौटेगी, यानी ईडी उसी लिहाज से सक्रिय होगी, सीबीआई उसी तरीके से सक्रिय होगी, उसी तरीके से छापे पड़ेंगे, उसी तरीके से राजनीतिक सौदेबाजी होगी, उसी तरीके से खरीद फरोख्त होगी, उसी तरीके से पैसों की आवाजाही होगी। ये परिस्थितियां बतलाती क्या हैं, और इन परिस्थितियों के बीच क्या वाकई
पार्लियामेंट से तो आपने निपट लिया, लेकिन क्या कर्नाटक इलेक्शन में यही वो भूत है जो भ्रष्टाचार का बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है? क्योंकि एक लंबी फेरिस्त है भ्रष्टाचार के मद्देनजर, जो जाहिर तौर पर मोदी सत्ता को कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन बहुत ही रणनीति तौर पर जो सिक्का इस तरफ उछलना चाहिए उसको उस पार उछाल दिया गया विपक्ष के दायरे में लाकर। 3-4 बातों पर अब गौर करने की जरूरत है, क्योंकि आज पार्लियामेंट खत्म हुई। बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा था, एक दिन भी 1 घंटे काम नहीं हुआ और देश ने पहली बार देखा कि तकरीबन 50 लाख करोड़ का जो फाइनेंशियल बिल था, महज 10 से 12 मिनट में पास हो गया। इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो सवाल उठने थे, उस पर एक शब्द भी नहीं बोले गए। तकरीबन 2 दर्जन मंत्रालयों के जरिए इस हंगामे और शोर के बीच जो भी टेबल करना था वो सब कुछ टेबल किया गया, जो संशोधन करना था उसको भी शोर शराबे में जारी कर दिया गया। तो क्या संसद अगर अपनी मुट्ठी में कर ली जाए तो लोकतंत्र की परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ी जा सकती है? यह सवाल आज तिरंगा यात्रा करते हुए विपक्ष के नेता जो पार्लियामेंट से निकले और विजय चौक तक पहुंचे, विजय चौक तक कोई आम आदमी यूं ही नहीं पहुंच सकता है, और उसके बाद रायसीना हिल्स बड़ा मुश्किल सवाल है, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट यहां भी नहीं जा सकता है, उसके पास कुछ विशेषाधिकार होने चाहिए। तो क्या इन जगहों पर विपक्ष तिरंगा यात्रा निकालकर कोई संदेश दे रहा है और कर्नाटक की दिशा में बढ़ते हुए कदम बहुत साफ बतला रहे हैं कि दरअसल कर्नाटक भ्रष्टाचार का ऐसे टेस्ट होने वाला है जिसमें बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली है कि किस तरीके से कांग्रेस के दौर के तमाम करप्शन को, चाहे 9 बरस पहले के हों, और उसका परीक्षण जनता ने 9 बरस पहले 2014 में चाहे कर दिया हो, लेकिन हम दोबारा उठाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कोई हम पर हमला करे तो हम उस हमले का जवाब उसी रूप में ना दें। लेकिन पहली बार होगा। राफेल का जिक्र हो रहा था तो सरकार राफेल शब्द के साथ मैदान में कूदती थी। जीएसटी का जिक्र हुआ, गब्बर सिंह टैक्स का जिक्र हुआ, उसी अंदाज में सरकार ने जवाब दिया। और एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें आपके सामने मेहुल चौकसी का नाम होगा, नीरव मोदी का नाम होगा, विजय माल्या का नाम होगा, इस देश के भीतर में अनिल अंबानी का नाम होगा। ध्यान दीजिए, कभी इन नामों से सरकार ने खुले तौर पर कन्नी नहीं काटी, कुछ खामोशी बरती, लेकिन किसी एक कांड ने अगर सरकार की समूची अर्थनीति और उसके साथ कॉरपोरेट के प्रेम के नेक्सस को उभार दिया तो सरकार उस नाम से भाग रही है, क्योंकि अगर कलई खुली तो फिर मुश्किल हो जाएगी और एक के बाद एक जो आरोपों की फेरिस्त लगेगी उसमें 2024 मुश्किल हो जाएगा। तो कौन सी रणनीति बनाई जाए और किस रणनीति के आश्रय अपने आप को मजबूत भी किया जाए, एंटी इनकम्बेंसी मैटर ना करे, इस दिशा में भी जाया जाए और अपने औरे और कद और चकाचौंध को उस विज्ञापनों के आश्रय कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया जाए जिससे लगे यही कि सब कुछ देश में ठीक ठाक है। यहां से सबसे बड़ा सवाल है कर्नाटक चुनाव को लेकर जो प्रचार की रणनीति है उसमें कितने खरब रुपए खर्च होंगे और ये खरब कैसे मीडिया के दरवाजे पर जाएंगे और वो किस रूप में किन चीजों को दिखाएगा। इतने पैसों में किसकी खरीद फरोख्त होगी, किस उम्मीदवार को कहां से खड़ा करना और उसके काउंटर में जो डमी उम्मीदवार हैं उसको कैसे खड़ा करना है, सामने खड़े जेडीएस और कांग्रेस के नेताओं को कैसे साधना है और इस प्रक्रिया के भीतर चकाचौंध दिखाने के लिए वहां के फिल्मी सितारों को भी अपने साथ जोड़ना है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन आइए जरा इस परिस्थिति में उन स्थितियों को पलटें कि आखिर जिन बातों का जिक्र होना है और सरकार बच रही है, एक के बाद एक फेरिस्त को अगर आप परखना शुरू करेंगे तो सीबीआई और ईडी की कार्रवाई इस दौर में कहीं तेज होने वाली है, क्योंकि कटघरे में जब आप खड़ा करते हैं विपक्ष को तो जांच एजेंसियां एग्रेसिव वे में काम करेगी। जेपीसी नहीं बन रही है, नहीं बनेगी। अडानी पर प्रधान सेवक खामोश रहेंगे। सेबी की भूमिका पर कोई आवाज नहीं उठेगी, नहीं उठेगी। जो शेल कंपनियां चल रही हैं जिसके जरिए 20,000 करोड़ का जिक्र है उस पर कोई कुछ कहेगा, नहीं कुछ कहेगा। जो
पब्लिक सेक्टर के उपक्रम हैं और जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं या एलआईसी भी अगर उस दायरे में लाइए तो इनका पैसा क्या कॉरपोरेट के शेयरों को ऊपर नीचे ले जाने में योगदान देगा? तो देगा। जो कॉरपोरेट है कितनी मदद सरकार से चाहिए, सरकार को किस किस जगह पर एनओसी देनी है, क्या ये होगा? तो ये होगा। विपक्ष के हर नेता की फाइल इस दौर में क्या उस नेता को दिखाने तक की स्थिति में लाकर राज्यवार खड़ा कर सकती है? तो कर सकती है। यानी जो गुंजाइश जिस रूप में बन रही है उसमें हो सकता है चीन को लेकर जो शोर मचता रहा वो तनाव भी रहे और आयात भी हो रहा है, यानी बिजनेस भी बाखूबी सरकार चीन से कर रही है और सीमा पर तनाव की परिस्थितियों में चेक एंड बैलेंस करते हुए मजे भी ले रही है। यह स्थिति बनी रहेगी तो बनी रहेगी। तो फिर ऐसे आगे रास्ता जो जाता है, ये लोकतंत्र का मंदिर जो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया, इसमें लोकतंत्र स्थगित हो गया क्या? यह सवाल भी क्या कोई उठा सकता है? उठा सकता है। इस बरस प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की यात्रा 9 बार की है और अब जो आने वाले वक्त में यात्राओं का सिलसिला है वो सिर्फ प्रधानमंत्री तक नहीं, गृह मंत्री तक नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष तक नहीं, 16 कैबिनेट मिनिस्टर्स, उत्तर प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की आवाजाही इस दौर में सबसे ज्यादा आपको दिखाई देने वाली है। यानी इतनी बड़ी परिस्थिति के भीतर में कौन क्या किस रूप में करेगा, एजेंडा सबके पास है। करप्शन का जिक्र हो और करप्शन का सिक्का उस तरफ हो, इस तरफ नजर नहीं आना चाहिए। और इस तरफ जो 40% कमीशन के आधार कर्नाटक सरकार काम कर रही है, उसको खत्म करने के लिए संघ उन गलियों में घूमेगा जो कि वहां की क्षेत्रीयता और वहां की कमजोर नसें जहां पर बीजेपी की है उसको मजबूत वो कैसे करेगा, इस दिशा में उसे काम करना है। यानी बीजेपी के कार्यकर्ता को लेकर और कार्यकर्ताओं की भूमिका में आकर और रणनीति येदियुरप्पा की चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का, देश के चाणक्य बने अमित शाह वहां पर लगातार उस पर निगरानी करते हुए नई भूमिका निभाएंगे। इस प्रक्रिया के भीतर अगर यह मुद्दा अब कांग्रेस कर्नाटक के भीतर और वह भी कोलार से शुरू करेगी और 10 तारीख से इसकी मुनादी होगी कि क्यों ललित मोदी कौन था और ललित मोदी के साथ मोदी गेट शब्द किसने जोड़ा था, और इसी तर्ज पर ललित मोदी ही नहीं नीरव मोदी का भी जिक्र क्यों करने की जरूरत है। और इस फहरिस्त में इस देश के भीतर में जो तमाम पैसा लूट कर बाहर चले गए उसको सरकार ने जाने क्यों दिया और आने की परिस्थिति वह क्यों नहीं पैदा करती है, ये सारी बातों का अब खुले तौर पर क्या सरकार जवाब देगी? जी नहीं, जवाब नहीं देगी। क्योंकि इस फहरिस्त में हमें लगता है कि आज यह भी समझना चाहिए कितनी बड़ी तादाद में क्या क्या कुछ हुआ है। जो आप करप्शन का जिक्र सरकार के साथ करते हैं तो सरकार जब इस मुद्दे पर कुछ कहती नहीं है, कोई एजेंसी कोई रिपोर्ट फाइल करती नहीं है, सीवीसी तो दूर की बात है, कैग भी इस पर खामोश हो जाता है, तो फिर खुद ब खुद पन्नों को खोला जाएगा। उसमें जाहिर है अडानी एयरपोर्ट का भी जिक्र होगा जो स्कैम के तौर पर है, जो लैंड का जिक्र है, जो स्कैम हुए उसमें जाहिर तौर पर हर राज्यवार अगर आप परखना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है विज्ञापन का स्कैम भी आपके सामने आए। असम सिविल सर्विस याद कीजिए, वहां के मुख्यमंत्री खास तौर पर जब वहां आएंगे तो क्या असम पुलिस में जो कैश फॉर जॉब का जो आरोप लगा था उसकी फाइल खुलेगी। अडानी लैंड स्कैम जो गुजरात में मुंद्रा पोर्ट को लेकर हुआ, जो कि प्रति स्क्वायर मीटर जो है 1 रुपए से लेकर 32 रुपए के बीच में दे दी गई। जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में याद कीजिए नोटबंदी के वक्त जो 5 दिनों में 745 करोड़ रुपए किस रूप में कैसे जमा हुए, क्या उसकी फाइल खुलेगी। बिटकॉइन का आरोप जो हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए गुजरात में तकरीबन 5000 करोड़ का जो आरोप लगाया गया और उसमें बीजेपी के एक नेता उसके बाद से गायब हो गए, क्या वह भी फाइल खुलेगी। अगर इस फहरिस्त में देखिएगा तो बीते 9 बरस की फाइल अगर आप खोलना चाहिएगा तो पन्ने कम पड़ जाएंगे। इसीलिए सवाल है कि सरकार को करप्शन के दायरे में लाने के लिए राहुल गांधी ने जो 20,000 करोड़ की रकम और शेल कंपनियों का जो जिक्र किया है वह सीधे सीधे करप्शन के दायरे में प्रधानमंत्री को खड़ा करता है। तो क्या प्रधानमंत्री कटघरे में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, यह सवाल कर्नाटक के भीतर हो सकता है जब करप्शन ही मुद्दा हो। लेकिन यह वैसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं नींदों को उड़ा चुका है,
क्योंकि इस फहरिस्त के भीतर अगर दिल्ली से शुरुआत कीजिएगा, हालांकि अब तो अरुण जेटली जी नहीं रहे, लेकिन कीर्ति आजाद ने एक वक्त जो डीडीसीए स्कैम जिक्र किया था दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर, किस तरीके से हर दिन किया, जो बिल दिया गया था वो 16,000 रुपए एक लैपटॉप का एक दिन का किराया बताया गया था, जो प्रिंटर था उसका एक दिन का किराया 3,000 रुपए बताया गया था, पूजा की थाली जो थी वह भी 5,000 रुपए में लाई गई थी। और इस प्रक्रिया के भीतर अब तो जिक्र पोर्ट का है, एयरपोर्ट का है, डिफेंस का है, इंटरनेशनली स्कैम्स जो कि कॉरपोरेट के साथ मिलकर सरकार ने किए हैं उनका जिक्र है। तो क्या ये एक ऐसा मुद्दा धीरे धीरे बनकर खड़ा हो जाएगा और कर्नाटक की राजनीति की चूल्हे हिला देगा? अगर आप इस परिस्थिति को देखिए तो पहली बार कर्नाटक में सत्ता और विपक्ष दोनों करप्शन के मुद्दे को लेकर कूद रहे हैं। अतीत के आसरे पन्नों को पलटते हुए दोबारा से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश बीजेपी की केंद्रीय टीम करेगी, क्योंकि वहां लोकल स्तर पर राजनीति में कांग्रेस के करप्शन के सामने जो येदियुरप्पा और जो रेड्डी बंधुओं का जिक्र आता है वो छुप जाता है। तो इस परिस्थिति में नोटबंदी अपने आप में, या फिर याद कीजिए IL&FS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, 91,000 करोड़, यहां से बात जब शुरू हुई थी तो कहा गया था कि भारत की इकोनॉमी के साथ कैसे मोदी सत्ता खिलवाड़ कर रही है और किस तरीके से इस देश में अपने लोगों को जो कर्ज और पैसा देना है और उसका जो बंदरबाट है वह निकल कर आ रहा है। ये IL&FS से निकला था और उसके बाद एक के बाद एक स्कैम जो होते चले गए। ये तमाम चीजों को लेकर कोई रकम इस रूप में केंद्र सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रही थी, लेकिन बीते 70 दिनों से इस देश में जो गूंज अडानी कांड की सुनाई दे रही थी उसमें 20,000 करोड़ रुपए और शेल कंपनियों का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण हो गया और प्रधानमंत्री मोदी को वह कटघरे में खड़ा करने की परिस्थिति में आकर जुड़ गया, क्योंकि सरकार अपनी छाती शेल कंपनियों को बंद करके ठोक रही थी कि ब्लैक मनी नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, और ईडी जिसके आश्रय वह करप्शन पर नकेल कसना चाहती है, उसी ईडी की भूमिका इस कांड को लेकर क्या हुई, इस पर सरकार ने खामोशी बरत ली। तो पार्लियामेंट के भीतर तो जवाब नहीं दिया गया, तो क्या कर्नाटक के भीतर भी खामोशी बरती जाएगी? यह सवाल बड़ा हो चला है। और जिस तेवर और तलखी के साथ विपक्ष अब एकजुट है, जो कर्नाटक के भीतर कांग्रेस वहां पर कई कदम बीजेपी से आगे चलते हुए तमाम सर्वे में नजर आ रही है, तो क्या यह परेशानी का सबब करप्शन के मुद्दे के आश्रय अगर कर्नाटक में बीजेपी हारती है तो यह पूरे जो हिस्से में कहा गया कि समूचा विपक्ष भ्रष्ट है और भ्रष्टाचारी एक साथ हो रहे हैं, यानी चोरों की फौज एक साथ खड़ी हो गई है, क्योंकि उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। यानी प्रधानमंत्री की अपनी साख जो उन्होंने बजट सत्र में भाषण के दौरान कही, जो उन्होंने हर चुनावी जीत के साथ जोड़ते हुए कही, जिसका जिक्र उन्होंने आज स्थापना दिवस के दिन भी कहा, जो बीजेपी का स्थापना दिवस है, यानी करप्शन इशू बन जाए और करप्शन के आश्रय ही हार हो जाए, तो यह कितनी परिस्थिति में एक पूरे की पूरी प्रधान सेवक की साख पर चोट होगी। शायद इसका परीक्षण भी कर्नाटक के चुनाव में होना है। यानी चाहे अनचाहे कर्नाटक के क्षेत्रीय मुद्दे काम करेंगे, लेकिन जब चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है और मुद्दा करप्शन का है और करप्शन के मुद्दे को बनाते हुए 40% कमीशन से जोड़कर दिल्ली तक और अडानी कांड और शेयर के हेरफेर और इन सब के बीच जो पूरी जांच एजेंसी है वो क्यों खामोश रही, अगर ये मुद्दे हैं तो इसका मतलब है कि दिल्ली के करप्शन के मुद्दे भी कर्नाटक के चुनाव में रेंगने लगेंगे। और इस फहरिस्त में जब आप आएंगे तो लैंड स्कैम का जिक्र जो कई जगहों पर है, गोवा में है, कर्नाटक में, उत्तराखंड में है, गुजरात में है, ये तमाम चीज आती हैं। और जो फहरिस्त बार बार निकल कर आती है उसमें अलग अलग जगहों पर वो खास तौर से क्वेश्चन पेपर लीक का जिक्र है, इस बात का जिक्र है कि जो स्पेक्ट्रम पर CAG की रिपोर्ट आई थी उसका जिक्र है, स्किल इंडिया के स्कैम का जिक्र है, नॉर्थ ईस्ट में जो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है निप्को जो है उसमें जो करोड़ों का जो घपला घोटाला हुआ, उसमें देश के कानून मंत्री जो मौजूदा वक्त में, उस वक्त उनका नाम भी लिया गया था। यानी करप्शन सरकार की जरूरत है, सरकार की हिस्सेदारी है, या सरकार उससे खामोशी
इसलिए बरत रही है कि वो नहीं चाहती है इस मुद्दे के कटघरे में वो आकर खड़े हो जाए। 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं मौजूदा वक्त में। पहला संदेश यह है कि अभी तक जो ये मान रहे थे कि दरअसल लोकतंत्र का मंदिर संसद है और संसद के भीतर की सारी बहस इस देश की राजनीति को प्रभावित करती है, तो ना तो संसद में एक दिन भी काम हुआ और ना ही कोई बहस और चर्चा हुई। तो क्या संसद की जरूरत या उसकी महत्वपूर्णता गायब हो गई है भारत के लोकतंत्र के भीतर से? अगर संसद के लोकतंत्र की स्थिति में संसद ही नहीं है भारत के लोकतंत्र में, तो दूसरी स्थिति इसके साथ जुड़ती है, क्या चुनाव ही सब कुछ है? और चुनाव अगर सब कुछ हो चला है, तो जो पार्लियामेंट के भीतर जो मुद्दे नहीं उठे, क्या ये मुद्दे उठकर अब चुनाव के भीतर कोई राजनीतिक प्रभाव या राजनीतिक दबाव बनाने की स्थिति में आ सकते हैं? तीसरा मुद्दा उस चुनाव से जुड़ी हुई उस पूंजी का है जो कॉरपोरेट के आश्रय पॉलिटिकल फंडिंग और तमाम परिस्थितियों में किसी एक राजनीतिक दल को कमजोर करती है और सत्ता को मजबूत करती है। क्या यह तीसरी परिस्थिति है जो भ्रष्टाचार को सिस्टम में तब्दील करके उस सिस्टम को अपने अनुकूल करके लोकतंत्र का राग गाया जाता है? यह तीसरी सिचुएशन है। और चौथी सिचुएशन, पहली बार 2024 से पहले कर्नाटक का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, यह एक रईस राज्य है, यानी पॉलिटिकल तौर पर जिन राज्यों से पैसे की उगाही सबसे ज्यादा होती है, उसमें अगर महाराष्ट्र नंबर 1 पर है तो दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। तो राजनीतिक कब्जा की चाहत उस पैसे से भी जुड़ी है जो कर्नाटक के भीतर भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बनाकर चुनावी जीत हार की परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। और आखिरी परिस्थिति इस देश के प्रधान सेवक की वह साख है, जिस साख के पीछे वो भाषण है, भाषण के शब्दों का वो तरन्नुम है, जो शायद सामने वाले को मुंह जरूर लेता है और मोहते हुए उसे बताता है कि हम सही हैं। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, जब सब कुछ चुनाव में सिमटा दिया गया हो और पार्लियामेंट भी बेमानी लगने लगी हो, तो चुनाव की जीत और हार के बाद कौन सी स्थिति बचेगी प्रधान सेवक की? जीत के साथ कद बड़ा होगा, हार के साथ 2024 की बड़ी घंटी बजने लगेगी और यह घंटी सत्ता पलटने की दिशा में ले जाएगी। इसीलिए मुद्दों से सरकार और सत्ता की चौखट हिल जाती है, और मुद्दा अगर करप्शन से जुड़ जाए तो स्थितियां और नाजुक होती हैं। तो बीते 70 दिनों से एक बार भी देश के प्रधानमंत्री ने अगर उस एक शब्द का जिक्र नहीं किया जिस शब्द के चार्टेड पर सवार होकर प्रधानमंत्री बने थे, तो इससे मुश्किल हालात शायद कुछ हो नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।